हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपके सीरीज ऑफ द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि सेमेस्टर 2 का आपका सब्जेक्ट है। आज करने वाले हम उसको स्टार्ट। यूनिट नंबर 1 रहने वाला है आपकी आज की वीडियो के अंदर। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और जिसको भी नोट्स परचेज़ करने हैं नीचे टेलीग्राम का लिंक है, जाकर नोट्स परचेज़ कर सकता है। सबसे पहले समझते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को मैनेज किस तरीके से कर है, इस चीज़ को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इसके अंदर सारे काम आ जाएंगे कि लोगों को काम पर कैसे लगाना है, उनको हायर कैसे करना है, उनको ट्रेनिंग कैसे देनी है, उनको सैलरीज कैसे देनी है, और उनको मोटिवेट कैसे रखना है, और उनको किस तरीके से हेल्प करनी है कि वो हमारी कंपनी के अंदर और ज़्यादा ग्रो हो। यानी कि ह्यूमन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट होंगी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस चीज़ पे एम करती है कि ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों क्या हो जाएं, सक्सेसफुल हो जाएं। इस पर कौन फोकस करता है? हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो सिंपल डेफिनेशन समझे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम वही सारी चीज़ें करते हैं जो हम नॉर्मली करते हैं मैनेजमेंट के अंदर: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मगर वो सारी एक्टिविटीज़ किस चीज़ से रिलेटेड? एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड। अपने एम्प्लॉयज़ या फिर अपने ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो भी हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं, वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाया जाता है, ताकि हम अपने कंपनी के गोल्स अचीव कर पाएँ। एग्जाम्पल क्या हो गए, कंपनी को जो है 5 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो HR डिपार्टमेंट जो था उसने उस चीज़ के लिए एक एडवर्टीज़मेंट निकाला, फिर वहाँ से बेस्ट कैंडिडेट सिलेक्ट करे, उनको ट्रेन करा, और उन पर चेक करते रहे कि मतलब ये लोग ठीक परफॉर्म कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की? सबसे पहले तो पीपल सेंटर्ड होता है, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किन लोगों पर फोकस करता है? पीपल्स पे फोकस करता है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों पर फोकस करता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सेकंड आ गया गोल ओरिएंटेड, कि मतलब मेन एम यही होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कि ऑर्गेनाइजेशन की मदद करे कि वो अपने गोल्स को अचीव कर ले। यानी एम्प्लॉय को इस तरीके से प्रॉपर्ली हम मैनेज करें कि हमारा गोल अचीव हो पाए। ये होती है इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, HRM सिर्फ एक बार नहीं होता, ये एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है। जब तक बिजनेस चलता रहेगा आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उस बिज़नेस के अंदर होता रहेगा, और ये हर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि कोई सी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, बिग हो, स्मॉल हो, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, हर जगह पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका होता है। और ये डेवलपमेंट में मदद करता है, या मतलब एम्प्लॉयज़ को मदद करता है कि वो ग्रो हों, करियर में आगे बढ़ें, ठीक है। उनको मतलब हम जब ट्रेन करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, तो हम उनकी मदद तो कर रहे हैं ना, कि वो मतलब ग्रो हों और करियर में आगे बढ़ें। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारी डेवलपमेंट में भी मदद करता है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट साइंस भी है एज वेल एज आर्ट भी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का के अंदर आप स्किल्स का भी यूज़ करते हो, नॉलेज का भी यूज़ करते हो, तो एक टाइप की क्या हो गई? साइंस हो गई। और इसके अंदर एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये क्या हो गई? एक आर्ट भी हो गई साथ साथ। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के? तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या क्या आते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फ़ायदा हो, कि राइट नंबर ऑफ़ पीपल और राइट स्किल्स के साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लग जाए। पहला तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये होगा कि मतलब ठीक लोग और ठीक तरीके से काम करने वाले हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लग जाएँ, हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाए ऑर्गेनाइजेशन की, और हमारा खर्चा कम हो जाए, और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हम ये चीज़ मेक श्योर करते हैं कि वो कंपनी के गोल के लिए ही काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे क्या होगा? हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब एम्प्लॉय या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको फेयर वेजेस और फेयर बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, यानी जितनी उनकी मेहनत है उस हिसाब से उनको पैसा देना, उनके करियर डेवलपमेंट में मदद करना, उनके जॉब सेटिस्फेक्शन में उनको मदद करना कि उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, और ये चीज़ इंश्योर करना कि वो जो काम कर रहे हैं वो सेफ़ और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट हो। ऐसा ना हो कि वहाँ पर काम करने से उनको कुछ परेशानी हो रही है। तो ये होगा एम्प्लॉय या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी जिसे कह सकते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या आता है? कि जितने भी लेबर लॉज और एथिकल स्टैंडर्ड हमारे देश के अंदर बने हुए हैं उनको कंपनी फॉलो कर रही हो, और हर किसी के लिए इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे कंपनी, ठीक है। और सोशल प्रॉब्लम जैसे क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह इससे
ख़त्म हो जाए। तो ये होते हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो तीनों टाइप के हमने ऑब्जेक्टिव्स अपने देख लिए, ऑर्गेनाइजेशनल, एम्प्लॉय एंड सोशल। अब इम्पोर्टेंस क्या क्या है हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। इसके अंदर जो है सबसे पहले तो ये है कि ये हमें किस चीज़ में हेल्प करती है, हायरिंग सूटेबल पीपल। यानी एचआरएम हमें इस चीज़ में हेल्प करती है कि जो बेस्ट पीपल है ना, वो हमारी कंपनी के अंदर जॉब के लिए आ जाए। ठीक है, इस चीज़ के अंदर हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मदद करती है। दूसरा, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में मदद करती है एम्प्लॉयज़ का, कि मतलब जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों की स्किल्स अच्छी हो जाए, उन लोगों का डेवलपमेंट हो जाए, इस चीज़ में मदद करता है। तीसरा, मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन में हेल्प करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये चीज़ इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज़ जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैप्पीली वर्क करें, यानी खुशी खुशी काम करें और काम करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहें। ठीक है, ऐसा ना हो कि उनका दिल ना लग रहा हो। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, हम इसके अंदर ये भी चेक करते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है। ठीक है, कि किससे कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था काम करना और कौन कितना काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। फिफ्थ आता है इसके अंदर गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। एचआरएम हमारी मदद करता है किस चीज़ के अंदर, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीस यानी शांति एंड हारमनी मेंटेन करने में। ठीक है, कि वर्क प्लेस जो है वहाँ पर लड़ाई झगड़ा ना हो, पीस रहे, हारमनी रहे। इसमें हेल्प कौन करता है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प करता है। लीगल कंप्लायंस में हेल्प करता है एचआरएम। ये चीज़ इंश्योर करता है कि जितने भी लेबर लॉज हैं उनको कंपनी फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही, इस चीज़ को भी मेक श्योर करना हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही काम होता है। अब फंक्शंस क्या क्या आते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, मेनली ये दो टाइप में डिवाइडेड हैं। सबसे पहले आते हैं मैनेजीरियल फंक्शन। मैनेजीरियल फंक्शन के अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी जैसे कि प्लानिंग करना और वर्कफोर्स को मैनेज करना। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, मैनेजीरियल फंक्शन के अंदर। मैनेजीरियल फंक्शन के अंदर सबसे पहले क्या आ गया आपका प्लानिंग। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वो प्लान करता है कि कितने लोग जो हैं, कितने पीपल जो हैं रिक्वायर्ड है हमारी कंपनी के अंदर इन फ्यूचर में, यानी हमारी कंपनी के अंदर कितने लोगों की आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी और उन लोगों में क्या स्किल्स होनी चाहिए और अब इन लोगों की ज़रूरत कब पड़ेगी। ठीक है ना, वो ये चीज़ सबसे पहले डिसाइड कर लेता है। ठीक है, कि हमें इन फ्यूचर 5 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता हो। ठीक है, और कब पढ़ने वाली है, हमें अगले साल पढ़ने वाली है। तो ये सारी चीज़ें कौन प्लान करता है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। फिर ऑर्गेनाइजिंग करना, फिर वो उस हिसाब से डिपार्टमेंट्स बनाता है और लोगों को जॉब्स देता है और सब लोगों को रोल्स बताता है कि आपको क्या काम करना है। ठीक है, कि उसका सेल्स का डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग, और आपकी ये जॉब आपको सेल्स करनी है, आपको मार्केटिंग करनी है और आपका ये रोल है। ठीक है, सारी चीज़ें ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हमारा बताता है। फिर डायरेक्टिंग का मतलब, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होते हैं वो मोटिवेट करते हैं और लीड करते हैं और गाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अपनी जॉब्स जो है प्रॉपर्ली करें। और कंट्रोलिंग आता है कि एचआर जो है वो मेजर करता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस कितनी है, कि मतलब ठीक काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर वो ठीक काम कर नहीं रहे होते तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं वो, अगर गोल अचीव नहीं हुआ होता, और अगर गोल अचीव हो जाता है तो उनको रिवॉर्ड देते हैं। ठीक है, ये तो हो गए मैनेजीरियल फंक्शन। फिर आ गए ऑपरेटिव या फिर ऑपरेशनल फंक्शन। ऑपरेटिव या फिर ऑपरेशनल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं जो एचआर डिपार्टमेंट हमारा परफॉर्म करता है। सबसे पहले तो ये आ गया ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसके अंदर यही चीज़ सबसे पहले कि प्लान करना कि कितने लोग रिक्वायर्ड हैं, कितने एम्प्लॉयज़ की हमें फ्यूचर्स के अंदर ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर उनको रिक्रूट करना और उनको सिलेक्ट करना है, यानी कि जो भी सूटेबल लोग हैं हमारी कंपनी के अंदर जॉब के लिए उन लोगों को फाइंड करना, उन लोगों को ढूंढना और उन लोगों को हायर करना। फिर तीसरा आ गया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जब उन लोगों को हायर कर लिया तो उन लोगों को ट्रेन करना और उन लोगों का डेवलपमेंट करना, यानी कि उनको नई नई स्किल्स सिखाना अपने एम्प्लॉयज़ को ताकि जो है वो प्रोफेशनली ग्रो हों। ठीक है, अब परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, यानी कि ये चीज़ एवेल्यूएट करना कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी जॉब ठीक तरीके से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहा है। और फिर कंपनसेशन एंड बेनिफिट, अब जिस हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनकी सैलरीज डिसाइड करना, उस हिसाब से उनको बोनस देना या फिर जो भी रिवार्ड्स हैं जितना भी उन्होंने काम किया उस हिसाब से उन लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड करना। एम्प्लॉय वेलफेयर, जैसे कि अपने एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। फैसिलिटीज़ किस टाइप के आ गई इसके अंदर, एम्प्लॉय वेलफेयर के अंदर जैसे कैंटीन फैसिलिटी, सेफ्टी की, हेल्थ केयर, रिक्रिएशनल सर्विसेज, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना एम्प्लॉय वेलफेयर का पार्ट होगा जो कि हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ का पार्ट है। और हैंडलिंग सेपरेशन, यानी कि मैनेजिंग रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, ले ऑफ, यानी कि जितने भी रेजिग्नेशन हो रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर कोई रिटायर हो रहा है या ले ऑफ हो रहा है या फिर टर्मिनेशन हो रहा है किसी का, तो उन सारी चीज़ों को हैंडल करना भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ही काम होता है।
अब स्कोप क्या क्या है हमारा एचआरएम का, तो स्कोप जो है बहुत ज़्यादा वाइड है हमारे एचआरएम का। इसके अंदर हम जो प्लानिंग करते हैं वो फ्यूचर वर्क फोर्स के लिए करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं और सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं, एम्प्लॉयज़ का सैलरीज एंड वेजेस डिसाइड करते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टीज़ ऑफ एम्प्लॉय का ध्यान रखते हैं, एम्प्लॉय का वेलफेयर करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन रहे इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, और एंगेजमेंट और मोटिवेशन का मोटिवेट करते हैं अपने एम्प्लॉय को ताकि वो अच्छे से काम करें, और लीगल कंप्लायंस और लेबर लॉ से जो है रिलेटेड, हमारी कंपनी से रिलेटेड उन सब चीज़ों को इंश्योर करते हैं। अब एवोल्यूशन क्या आ गया हमारा एचआरएम का, सबसे पहले इसके अंदर आया था प्री इंडस्ट्रियल एज, ये अभी आगे आकर जो है आपका पूरा डिटेल के अंदर आने वाला है, ठीक है। मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। अब रोल, स्टेटस और कॉम्पिटेंसीज क्या होती है हमारी एचआर मैनेजर की। तो सबसे पहले एचआर मैनेजर होता कौन है? एचआर मैनेजर वो प्रोफेशनल होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उन लोगों को मैनेज करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जो इंसान रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम बोलते हैं एचआर मैनेजर, ठीक है। ये लोग जो हैं ये मेक श्योर करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो राइट पीपल्स को हायर करे, उनको ठीक तरीके से ट्रेन करे, उनको ठीक तरीके से मोटिवेट करे और उनके वेलबींग का ध्यान रखे। ये काम किसका होता है? हमारा एचआर मैनेजर का। तो ये मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच का लिंक कौन होते हैं? हमारे एचआर मैनेजर होते हैं, ठीक है। रोल क्या क्या है अब हमारे एचआर मैनेजर का? रोल का मतलब होता है क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो उनके अलग अलग टाइप के रोल हो सकते हैं। सबसे पहला आता है इसके अंदर स्ट्रेटेजिक रोल। स्ट्रेटेजिक रोल के अंदर क्या होता है? ये टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं किस चीज़ से रिलेटेड, कि जितनी भी मैन पावर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाने में किसकी हेल्प करते हैं? ये टॉप मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं। और प्लानिंग करते हैं कि आगे चल के हमें कितनी वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, कितने लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहिए होंगे, इस चीज़ की प्लानिंग करते हैं। फिर और जो एचआर स्ट्रेटजीज़ हैं जो इन्होंने बनाई हैं और जो कंपनी के गोल हैं, उन लोग वो दोनों चीज़ें साथ साथ अचीव हो जाएं, इस चीज़ पर भी वर्क करते हैं हमारे एचआर मैनेजर। तो इस टाइप के रोल क्या हो गए? हमारे स्ट्रेटेजिक रोल हो गए। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल क्या होगा? हमारे एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड मेंटेन करना, सैलरीज देना उनको, उनकी लीव्स का रिकॉर्ड मेंटेन रखना और उनके लीगल डॉक्यूमेंट मैनेज करना, ये सारे हो गए हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, ठीक है। कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट करना है, सिलेक्ट करना है और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस किस तरीके से करना है, ये सारे हो गए हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। डेवलपमेंटल रोल होते हैं। डेवलपमेंटल रोल के अंदर क्या आता है? जितने भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होते हैं। ये हो गया हमारा डेवलपमेंटल रोल। और आइडेंटिफाई करते हैं क्या चीज़ है? एम्प्लॉय स्किल गैप्स, और यानी कि कौन कौन सी स्किल्स जो हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ के पास नहीं है, वो चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं और उस हिसाब से लर्निंग एक्टिविटीज़ अरेंज करते हैं। तो ये भी वर्क होता है हमारे एक एचआर मैनेजर का। एम्प्लॉय वेलफेयर रोल होता है कि अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी, हेल्थ और बेनिफिट्स का ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें भी एचआर मैनेजर का वर्क होती हैं। और एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट रहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस चीज़ को मैनेज करना। तो ये हो गया एम्प्लॉय वेलफेयर रोल। मेडिटेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन रोल, यानी कि जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं एम्प्लॉयर्स या फिर एम्प्लॉय के बीच में, जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, उन चीज़ों को सॉल्व करना इज़ द वर्क ऑफ एचआर मैनेजर। हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बनी रहे, सब लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े ना हो इंटरनली, उस चीज़ को मैनेज करना भी एचआर मैनेजर का ही काम होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रोल कौन कौन से आते हैं? कि जितने भी एम्प्लॉय परफॉर्मेंस होते हैं, एम्प्लॉय ने कितना परफॉर्म करा उस चीज़ को इवेल्युएट करना, कि मतलब ठीक काम करा है या फिर नहीं करा, ये सारी चीज़ें देखना भी एचआर मैनेजर का काम होता है। अब जिस हिसाब से काम कर रहा है उस हिसाब से उन लोगों को फीडबैक प्रोवाइड करना कि ठीक काम करा है या फिर नहीं करा, या फिर उन लोगों के हिसाब से रिवॉर्ड सिस्टम बनाना। ये काम किसका होता है? हमारा एचआर मैनेजर का काम होता है। चेंज एजेंट रोल, यानी कि ये एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है किस चीज़ के अंदर, कि जो भी हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आए या फिर स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आए, तो वो लोग भी अपने आप को उस हिसाब से चेंज करें। इस चेंज को लाने में हेल्प करते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ये इनोवेशन को सपोर्ट करते हैं और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन एचआर प्रैक्टिसेस को भी सपोर्ट किया जाता है, कि यानी कि डिजिटल चीज़ें हों हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, नई नई इनोवेशन हो और हमारे एम्प्लॉयज़ भी हैं वो भी इस चीज़ पर मतलब बने रहें। इस चीज़ को भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हमारे देखते हैं।
अब स्टेटस क्या होता है एक मैनेजर का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, उसका साइज़ क्या है, उसका टाइप क्या है, उस हिसाब से स्टेटस डिफाइन होता है हमारा एचआर मैनेजर का। ठीक है, बट इस मोस्टली इसके अंदर ये होता है, सबसे पहले तो या तो मिडिल लेवल की पोजीशन होगी या फिर सीनियर लेवल की पोजीशन होगी। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की या तो मिडल पोजीशन होती है या फिर सीनियर पोजीशन होती है। ठीक है, या तो ये खुद टॉप मैनेजमेंट होते हैं या फिर एक मिडल लेवल पर होते हैं, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे सारे वर्क। ठीक है, तो इनकी पोजीशन सबसे पहले तो ये होती है। और ये पीपल्स के मैटर में, यानी जितने भी एम्प्लॉयज़ के मैटर होते हैं उसके अंदर की डिसीजन मेकर यही होते हैं, यानी उनसे रिलेटेड डिसीजन यही लेते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, जैसे कि उनको प्रमोशन देना, उनको हायर करना, उनको रिस्ट्रक्चर करना, एम्प्लॉय डिसिप्लिन का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड डिसीजन कौन लेता है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर लेते हैं। ये एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच का ब्रिज है, यानी कि एचआर मैनेजर जो हैं वो जो भी पॉलिसीज़ बनाती है टॉप मैनेजमेंट, उनको किसको बताते हैं, आकर एम्प्लॉयज़ को बताते हैं। और या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम है उनको सुनकर किसको बताते हैं, मैनेजमेंट को बताते हैं। तो ये एक तरीके से लिंक है स्टाफ और लीडर्स के बीच में। एडवाइज़र भी हैं और ये साथ साथ कंसल्टेंट भी होते हैं। ये एचआर मैनेजर जो हैं दूसरे डिपार्टमेंट को एडवाइस भी देते हैं कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। एम्प्लॉयज़ रिलेटेड मैटर जो भी हैं दूसरे डिपार्टमेंट को उस चीज़ पर एडवाइस भी देते हैं कि मतलब आप लोगों को उनको कितनी कंपनसेशन देनी चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ को उनको किस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए और किस तरीके से कंप्लायंस रहे सारे लोग का। इस चीज़ पर एडवाइस कौन देता है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स देते हैं। अब कॉम्पिटेंसीज़ क्या होती है हमारी एचआर मैनेजर का। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है क्या स्किल्स है, क्या नॉलेज है और क्या पर्सनल क्वालिटीज़ हैं जो एक जॉब को करने के लिए चाहिए। तो एचआर मैनेजर बनने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो एचआर मैनेजर बनने के लिए आपको टेक्निकल एज वेल एज सॉफ्ट स्किल दोनों चाहिए होती हैं। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज़ यानी कि टेक्निकल स्किल्स आपको क्या क्या चाहिए होती हैं। सबसे पहले तो एचआर से रिलेटेड सारी नॉलेज हो कि किस तरीके से रिक्रूट करना है, ट्रेनिंग किस तरीके से देनी है, लेबर लो की सारी नॉलेज हो आपको, पे रोल कितना प्रोवाइड करना है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और लीगल कंप्लायंस के बारे में आप लोगों को पता हो, जैसे कि लेबर लॉज जो होते हैं, एम्प्लॉयज़ के राइट होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। डेटा हैंडलिंग एंड एचआर एनालिटिक्स आता हो, जैसे एचआर सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं उन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना आता हो, ताकि जो भी एम्प्लॉय का डेटा है आप उस चीज़ को अच्छे से एनालाइज कर पाओ और उस हिसाब से अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाओ। और टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर यानी कि किस तरीके से सक्सेशन को प्लान करना है, करियर पाथ क्या रहने वाला है एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉय को किस तरीके से डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें मैनेज करना भी आपको आता हो। तो ये तो हो गई हमारी सारी टेक्निकल स्किल। और एक और टेक्निकल स्किल आती है कंपनसेशन एंड बेनिफिट, यानी कि किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी है, कितना इंसेंटिव देना है, कितना पे रोल सिस्टम देना है, इस सब की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये तो रही हमारी टेक्निकल स्किल्स। अब आती है हमारी सॉफ्ट स्किल, जिनको हम पर्सनल एंड बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज़ भी बोलते हैं। इसके अंदर आता है सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, यानी बोलते टाइम क्लियर हो, उसकी आवाज़ ठीक समझ आए और कॉन्फिडेंटली वो चीज़ बोले, अच्छे से लिखे और लिसनिंग एबिलिटीज़ अच्छी हो, यानी कि सुनने की क्षमता भी उसकी अच्छी हो। लीडरशिप एंड मोटिवेशन क्या होगा कि किस तरीके से एक टीम को लीड करना है और अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है कि वो अपना बेस्ट दें, ये चीज़ उसको आती हो। डिसीजन मेकिंग करना होता हो, यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन जैसे ही पड़ गई तो उस टाइम के ऊपर अच्छे से अच्छा डिसीजन लेना उस इंसान को आता हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके स्किल्स उसके अंदर हो, यानी कि जब भी डिस्प्यूट्स हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए या फिर कुछ भी इश्यूज़ उठते हैं प्रोफेशनली कंपनी के अंदर, उन चीज़ों को सॉल्व करना उसे आता हो। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके अंदर हो। एथिकल जजमेंट हो उसके अंदर, यानी कि ऑनेस्ट रहे, हर किसी के साथ फेयर रहे और कॉन्फिडेंशियल रहे सब मैटर्स के अंदर। अडेप्टिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जैसे ही कोई नई चीज़ आ गई उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना, यानी कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना, तो अडेप्टिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि स्टाफ्स के साथ, मैनेजर्स के साथ, दोनों के साथ उसकी रिलेशनशिप अच्छी हो, या फिर जितनी भी एक्सटर्नल पार्टीज़ होती हैं उन लोगों के साथ भी उसकी क्या हो, रिलेशनशिप अच्छी हो। तो ये कहलाई जाती है हमारी इंटरपर्सनल स्किल। तो ये भी उस इंसान के अंदर होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी कि जब जो वर्क प्लेस टेंशन होती है उसको हैंडल करना, या फिर डिसएग्रीमेंट हो रहा है किसी चीज़ पर, फेयरनेस, सेंसिटिविटी और फेयरनेस से रिलेटेड। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हैंडल करना भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ही काम होता है। ठीक है, ये स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए।
अब एचआर पॉलिसीज़ क्या होती हैं? एचआर पॉलिसीज़ वो रूल्स, वो गाइडलाइंस या फिर वो प्रोसीजर होते हैं जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाता है। अब ये पॉलिसीज़ होती हैं, ये एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने के लिए काम आती हैं कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो फेयरली करें और कंसिस्टेंटली काम करें वो, ठीक है ना। ये हमारे एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को गाइड करती हैं कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से रूल हो गए, क्या रूल्स हो गए, वही हो गए हमारे एचआर पॉलिसीज़। तो एचआर पॉलिसीज़ को अगर सीधा सीधा समझिए, वो रिटर्न स्टेटमेंट होती हैं जिसके अंदर सारे रूल्स या फिर सारे प्रिंसिपल जो हैं एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने से रिलेटेड, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना है उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड प्रिंसिपल हैं इसके अंदर लिखे हुए होते हैं। अब पर्पस क्या होता है हमारे एचआर पॉलिसीज़ का? सबसे पहला तो गाइडेंस प्रोवाइड करना, कि मैनेजर्स को पता लग जाए और एम्प्लॉयज़ को भी पता लग जाए कि अलग अलग सिचुएशन के अंदर किस तरीके से बिहेव करना है, ठीक है। पहला पर्पस तो ये होगा। और कंसिस्टेंसी रहे और फेयरनेस रहे डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि जब भी डिसीजन लिया जाए तो फेयरनेस के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ लिया जाए। और कंपनी जो है लेबर लॉज का ध्यान रख रही है और लीगल प्रॉब्लम ना हो कंपनी को कोई भी, इस वजह से भी एचआर पॉलिसीज़ हमारी बनाई जाती हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यानी कि रूल्स किसके लिए होते हैं? ताकि डिसिप्लिन रहे। तो नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, यानी कि जब उनकी ज़रूरत पड़े कि इनको चेंज करना हो तो वो चेंज की जा सकें। कंसिस्टेंट होने चाहिए, यानी कि सब एम्प्लॉयज़ पर इक्वली अप्लाइड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी पर ज़्यादा लिमिटेशंस लगा दी, किसी पर कम लगा दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय फोकस होना चाहिए, यानी कि जो भी पॉलिसीज़ हों वो एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाई गई हों, कि मतलब कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका कुछ नुकसान ना हो, वो प्रोटेक्टेड रहें और साथ साथ कंपनी के गोल्स भी अचीव हो जाएं। तो ये थी हमारी 5 फीचर्स एक अच्छी एचआर पॉलिसीज़ के, ठीक है। अब एचआर पॉलिसीज़ जो है वो अलग अलग कैटेगरीज़ में हमारी डिवाइडेड हैं। सबसे पहला आ गया रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पॉलिसी। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पॉलिसी के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि किस तरीके से हमें नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, ठीक है। तो इसके अंदर उनकी जॉब पोस्टिंग क्या होगी, उनका इंटरव्यू किस तरीके से लिया जाएगा, उन लोगों का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं हमारी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट आती है हमारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। इसके अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड सारी पॉलिसीज़ लिखी हुई होती हैं कि कौन कौन से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो हमको कराने हैं, कौन कौन सी वर्कशॉप करानी है, कौन कौन सी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड करनी है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं हमारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पॉलिसी के अंदर। कंपनसेशन एंड बेनिफिट पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ होता है कि कितनी सैलरी देनी है, कितना अलाउंस देने हैं, कितने बोनसेस देने हैं, कितने बेनिफिट देने हैं, जैसे इंश्योरेंस कितना प्रोवाइड करना है, पेंशन कितना प्रोवाइड करना है। ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी कंपनसेशन एंड बेनिफिट पॉलिसी का पार्ट। लीव एंड अटेंडेंस पॉलिसी का पार्ट होता है के अंदर क्या क्या लिखा हुआ होता है कि क्या कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी लीव्स हमें देनी है, यानी कि कैजुअल लीव्स कितनी होंगी, सिक लीव्स कितनी होंगी, पेड लीव्स कितनी अलाउड होंगी हमारी कंपनी के अंदर, ठीक है। कि वर्किंग आवर्स कितना होगा, ओवर टाइम करने पर कितना पैसा मिलेगा, और अटेंडेंस से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं हमारी लीव एंड अटेंडेंस पॉलिसी के अंदर आती हैं। कोड ऑफ कंडक्ट या फिर एथिक्स पॉलिसीज़ ये हमारी गाइड करती हैं किस चीज़ को, एम्प्लॉय के बिहेवियर को वर्क प्लेस के ऊपर, कि उनके डिसिप्लिन के क्या रूल्स हैं, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए एम्प्लॉयज़ का, और कंपनी की प्रॉपर्टी को किस तरीके से यूज़ करना है। ये होता है हमारे कोड ऑफ कंडक्ट या फिर एथिक्स पॉलिसी। परफॉर्मेंस अप्रेजल पॉलिसी होता है कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ का जो परफॉर्मेंस है उनको इवेल्यूएट किया जाएगा, वो डिफाइंड होता है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल पॉलिसी के अंदर। इसके अंदर सारे मेथड आते हैं जैसे टाइम इंटरवल या फिर क्राइटेरिया ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यू, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र पॉलिसी आती है, इसके अंदर रूल्स और प्रोसेस लिखे हुए होते हैं किस तरीके से हमें एम्प्लॉय का प्रमोशन करना है या फिर उसका ट्रांसफ़र करना है अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में। ग्रीवेंस हैंडलिंग पॉलिसी आती है, ये हमें बताती है कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ की जो कंप्लेंट है उनको एड्रेस किया जाएगा और उन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा फेयरली तरीके से और क्विकली, ठीक है। और टर्मिनेशन एंड एग्जिट पॉलिसीज़ आती है, पूरा प्रोसेस बताती है किस तरीके से जब एम्प्लॉय हमारी कंपनी को छोड़ना चाहेगा या फिर हम उसको रिमूव करना चाहेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी कि उसको नोटिस पीरियड कब देना है, उसके ड्यूज़ कैसे क्लियर करने हैं, एग्जिट इंटरव्यू कैसे रहने वाला है, तो ये सारी चीज़ें टर्मिनेशन एंड एग्जिट पॉलिसी के अंदर आएंगी। अब इंपॉर्टेंस क्या क्या हो गई एचआर पॉलिसीज़ की? सबसे पहले तो ये चीज़ इंश्योर करती है कि फेयरनेस रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि सारे एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करें, कॉन्फ्लिक्ट कम हो, क्लियर जो है रूल्स बने हुए हों ताकि कन्फ्यूजन कम हो, डिस्प्यूट्स कम हो, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो, ठीक है। मैनेजर्स को हेल्प करती है कि
कंसिस्टेंट डिसीजन ले सकें, ठीक डिसीजन ले सकें और ट्रस्ट बिल्ड हो, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सिक्योर फील करें जब पॉलिसीज़ उनको सुनाई जाए। यानी कि जब पॉलिसीज़ जो होंगी क्लियर और ट्रांसपेरेंट होंगी तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सिक्योर फील करेंगे, लीगल प्रोटेक्शन मिले, ठीक है ना, कि लीगल प्रॉब्लम्स के अंदर कंपनी ना फंसे। इस वजह से HR पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। अब स्टेप्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से HR पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। सबसे पहले तो हम नीड देखते हैं कि किसी पॉलिसी की ज़रूरत क्या है, फिर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि हमारी कंपनी का गोल क्या है, एम्प्लॉय की नीड क्या है और लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये दो चीज़ें करने के बाद हम एक पॉलिसी लिखते हैं, ठीक है। और जो पॉलिसी होनी चाहिए वो क्लियर, सिंपल और डिटेल्ड रूल होना चाहिए, ठीक है। फिर उसको हम रिव्यू के लिए भेजेंगे और उसको अप्रूव करवाएंगे। यानी कि हम टॉप मैनेजमेंट को भेजेंगे, वो उनसे फीडबैक लेंगे और उनसे अप्रूवल लेंगे कि हमने पॉलिसी ठीक बनाई है या नहीं। अगर उन्होंने वो चीज़ अप्रूव कर दी तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हम उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि ये हमारी कंपनी के अंदर नई पॉलिसी बनाई गई है, ठीक है। और फिर जब वो पॉलिसी एप्लीकेबल हो जाएगी तो उस पॉलिसी पर नज़र रखेंगे, हम रिव्यू करते रहेंगे कि ये पॉलिसी ठीक तरीके से एप्लीकेबल है या फिर नहीं है। और जब भी हमें उस चीज़ को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, उस पॉलिसी को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस पॉलिसी को अपडेट कर देंगे। अब एवोल्यूशन कैसे हुआ है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, तो एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिसेस जो हैं कि किस तरीके से मैनेज करते हैं हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो टाइम टू टाइम चेंज हुई हैं, ठीक है। पहले तो पुराने ज़माने के अंदर देखा जाता था कि जो वर्कर हैं वो क्या है, हमारे लेबर हैं, उनसे काम कराते रहो। बट आज के टाइम में उनको एज अ वैल्यूएबल एसेट देखा जाता है, ठीक है। जो HRM है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। पहले तो हम बेसिक लेबर मैनेजमेंट पर ही फोकस करते थे, जो ये पूरे एक प्रॉपर सब्जेक्ट बन गया है मॉडर्न स्ट्रेटेजिक HR प्लानिंग से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से हुई तो यही देखेंगे हम एवोल्यूशन ऑफ HRM के अंदर। तो अब इसके अंदर पूरे 5 फेजेस थे। सबसे पहले आया प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि 1760 से पहले हमारा शुरू हुआ। इसके अंदर जो लोग थे ज़्यादातर जो स्मॉल फैमिली बेस्ड फार्म्स थे या फिर स्मॉल फैमिली बेस्ड बिजनेस थे, उसी के अंदर काम करते थे और उस टाइम पर कोई HRM का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जो भी मास्टर होता था और या फिर जो भी वर्कर होता था, दोनों मिलकर काम करते थे और जो उनकी रिलेशनशिप होती थी पर्सनल होती थी और इनफॉर्मल रिलेशनशिप होती थी। ना ही वहाँ पर कोई फॉर्मल तरीका होता था कि किस तरीके से हायर करना है या फिर ट्रेन करना है या फिर पेमेंट सिस्टम का कोई फॉर्मल तरीका नहीं होता था, ठीक है। तो ये था हमारा प्री इंडस्ट्रियल जो कि 1760 से पहले था। फिर 1760 से लेकर 1900 तक चला हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेज। इसके अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर मशीन्स लगाई गई और मास प्रोडक्शन किया गया। और जो लोग थे वो निकलकर गाँव से निकलकर कहाँ आने लगे थे, सिटीज़ में आने लगे थे, शहरों में आने लगे थे ताकि वो फैक्ट्रीज़ में काम कर सकें। और ये इस टाइम के अंदर वर्कर्स को मशीन की तरह देखा गया, उनको इंसान नहीं समझा गया, क्योंकि वर्कर्स जो थे बहुत वर्किंग कंडीशन उनको जो प्रोवाइड की गई, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशंस प्रोवाइड की गई। ज़्यादा घंटे काम करवाते थे, बहुत कम पैसे देते थे और जान का भी उनका खतरा होता था काम में, क्योंकि मशीन सेफ नहीं होती थी। तो इससे क्या होगा, लेबर अनरेस्ट हो गया, ठीक है। तो लेबर अनरेस्ट हुआ यानी कि लेबर जो है परेशान होने लगे और उन्होंने खुद की ट्रेड यूनियंस बनानी शुरू कर दी। अब फिर आया साइंटिफिक मैनेजमेंट का स्टेज, जो कि 1900 से लेकर 1920 तक चला। अब इसको जो इंट्रोड्यूस करा था फ्रेडरिक W. टेलर ने करा था इंट्रोड्यूस, और इनको क्या बोलते हैं हम, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। अब इन्होंने लेबर से फोकस हटाकर कहाँ पर करा, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और प्रॉपर जॉब डिज़ाइन पर इन्होंने फोकस करा। टेलर जो थे वो ये बिलीव करते थे कि अगर हम सही लोगों को चुने अपनी जॉब के लिए, या फिर उनको ट्रेन करें ठीक तरीके से और ठीक तरीके से उनको पैसे दें, अगर वो बेटर परफॉर्म करते हैं तो क्या होगा, हमारी कम प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा अच्छी होगी। इसके अंदर उन्होंने किस चीज़ पर फोकस करा, क्या क्या चीज़ें निकाली कि किस तरीके से सिलेक्शन करना है एम्प्लॉयज़ का, किस तरीके से उन्हें ट्रेनिंग देनी है और किस तरीके से उन लोगों का सुपरविजन करना है। ये सारी चीज़ें हमें बताई फ्रेडरिक W. टेलर ने। बट स्टिल ये फोकस किस पर कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क पर कर रहे थे, वर्कर के वेलबींग पर नहीं कर रहे थे। ये भी इस चीज़ पर फोकस कर रहे थे कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, अच्छा काम हो, और लेबर्स के बारे में अभी भी कोई नहीं सोच रहा था। फिर ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट का टाइम आया, जो कि 1927
से लेकर 1950 तक चला। अब हॉदर्न स्टडीज़ की गई जो कि एल्टन मायो ने करी थी, ठीक है। तो उसके अंदर जो मैनेजर्स थे उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि वर्कर जो होते हैं वो सिर्फ मनी से मोटिवेटेड नहीं होते, साथ साथ उनकी कुछ ना कुछ सोशल नीड्स भी होती हैं। तो अगर टीम वर्क अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छी और लीडरशिप अगर उनको अच्छी प्रोवाइड की जाए तो ये चीज़ उनके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें अच्छे प्रोवाइड की जाएंगी तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, अदरवाइज़ नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके बाद क्या करना शुरू कर दिया, अपने एम्प्लॉयज़ की टेक केयर करना शुरू कर दिया कि उनको मोरल सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। और जो था वेलफेयर ऑफिसर का रोल जो था उसको इंक्रीज़ कर दिया गया और पर्सनल डिपार्टमेंट बनाया गया, ठीक है, जिसको आज के टाइम में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहा जाता है। तो ये जो पीरियड था वो किस पर फोकस करता था, ह्यूमन रिलेशंस पर फोकस करता था, वर्क के ऊपर। तो मॉडर्न एचआरएम स्ट्रेटजीज़ जो आया फिर 1950 से लेकर जो अब तक प्रेजेंट तक चल रहा है, इसके अंदर जो था एचआर का जो रोल था वो एक्सपेंड कर दिया गया, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ज़्यादा आगे निकाल दिया गया। अब ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एक तरीके का स्ट्रेटेजिक फंक्शन बन चुका है। ये अब ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प कर रहा है कि किस तरीके से वो अपने लॉन्ग टर्म्स गोल को अचीव कर ले। आज के टाइम में हम एचआरएम के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, भले से रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो, एम्प्लॉय एंगेजमेंट हो, तो ये सारी ही चीज़ें हम मॉडर्न एचआरएम स्टेज के अंदर इंक्लूड करते हैं। कंपनसेशन एंड बेनिफिट, लेवल लो कंप्लायंस, सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। तो टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन से ये सारी चीज़ें भी चेंज की कि किस तरीके से हमारा ह्यूमन रिसोर्स वर्क करता है, ठीक है। तो आज के टाइम में हम एम्प्लॉयज़ को कैसे देखते हैं, ह्यूमन कैपिटल की नज़र से देखते हैं, मशीन की नज़र से नहीं देखते, और उनको अपनी एक वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो आज के टाइम में चैलेंजेस क्या क्या है हमारे एचआरएम के, तो जिस तरीके से हमारा बिज़नेस का जो है आज के टाइम में लोगों को बढ़ते जाना है और बहुत ज़्यादा ग्लोबल होते जाना है, तो एचआर मैनेजर्स को बहुत सारी नई और कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं कि किस तरीके से वो लोगों को मैनेज करें। तो इन्हीं चैलेंजेस को हम बोलते हैं एमर्जिंग इश्यूज़ या फिर चैलेंजेस इन एचआरएम, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। सबसे पहला आ गया वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का मतलब होगा कि अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग बैकग्राउंड के लोग जो है काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अलग अलग जेंडर हैं, बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियाँ, सबकी एज अलग है, कोई 50 साल, कोई 30 साल, कोई 25 साल, सबके रिलीजन अलग है, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, रेस अलग है, नेशनैलिटी अलग है, कोई इंडियन, कोई कैनेडियन, सबका कल्चर अलग है, किसी की लैंग्वेज अलग है, कोई इंडियन बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई जापानीज़ बोल रहा है, सबकी फिजिकल एबिलिटीज़ अलग अलग है। तो इन टाइप के अलग अलग टाइप के लोगों को हैंडल करना इज अ टास्क फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के अंदर कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो या फिर बायसनेस ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस केस के अंदर, और अलग अलग कल्चरल डिफरेंसेस को समझना और मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इस चीज़ को भी मैनेज करना बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी लैंग्वेज में किसी वर्ड का मतलब ठीक होता है, दूसरी लैंग्वेज में उसको बुरा समझा जाता है। और इक्वालिटी रहे और इंक्लूजन रहे, किसी को भी छोटे या ज़्यादा नहीं समझा जाए, और डाइवर्सिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज के टाइम में दिक्कतें आ रही हैं, और हर एम्प्लॉय जो है रिस्पेक्टेड फील करे और वैल्यूड फील करे। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को फेस करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ मैटर क्यों करती है कि एक डाइवर्स वर्कफोर्स जो है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो नए नए आइडियाज़ लाती है। अब अलग अलग दिमाग के लोग हैं, अलग अलग आइडिया लाएंगे और अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने का वो लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। मगर ये एचआर के लिए क्या कर देती है, एक तरीके के प्रॉब्लम या फिर चैलेंज क्रिएट कर देती है। अब दूसरी प्रॉब्लम जो आती है, दूसरा चैलेंजेस जो आते हैं वो आता है एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि जब हम पावर, अथॉरिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं अपने एम्प्लॉय को कि वो डिसीजन ले सकें या फिर जो अपना वर्क है वो इंडिपेंडेंटली खुद कर सकें, तो इसको बोलेंगे हम एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। तो चैलेंजेस क्या क्या है एचआर के लिए कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करनी है, और उनका कॉन्फिडेंस जो है, इनिशिएटिव जो है, उसको किस तरीके से इनकरेज करना है, और वो अपनी अथॉरिटी का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करें, इस चीज़ पर नज़र रखना, और एक ट्रस्ट का यानी भरोसे का कल्चर क्रिएट करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और फ्रीडम तो देना उन लोगों को, बट साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी देना। यानी कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो, फ्रीडम के साथ कर रहे हो, आज़ादी के साथ कर रहे हो, बट स्टिल आप क्या हो, अकाउंटेबल हो, आपको इसकी जवाबदेही करनी है, ठीक है।
अब डाउन साइजिंग का मतलब होता है कि जब हम अपने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को रिड्यूस करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या तो अपना खर्चा कम करने के लिए या फिर एफिशिएंसी अच्छी करने के लिए, इसको बोलते हैं हम डाउन साइजिंग, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, रिस्ट्रक्चरिंग या फिर ले ऑफ भी से कहा जाता है। तो चैलेंजेस क्या क्या है हमारे एचआर के लिए कि एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना कि किन किन एम्प्लॉयज़ को हमें हटाना है, और फिर सब लोगों का इमोशनल स्ट्रेस या फिर लेड ऑफ जो है रिटेन एम्प्लॉय का, वो सारी चीज़ें हैंडल करना, लीगल इश्यूज़ और कंपनसेशन को मैनेज करना, मोरल को मेंटेन करना, मोटिवेशन ऑफ रिमेनिंग स्टाफ की जो रिमेनिंग स्टाफ है वो लोग डिमोटिवेट ना हो, उन लोगों को मोटिवेट करते रहना, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रस्ट रिबिल्ड करना। अब उसके बाद आता है वीआरएस, जिसको हम बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जो है जहाँ पर एक एम्प्लॉय जो है खुद चूज़ कर लेता है कि वो पहले ही रिटायर हो रहा है, ठीक है, ताकि वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले सके, फ़ायदे ले सके। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन खुद ही आपको ऑफ़र करती है कि जब भी उसको वर्कफोर्स साइज़ कम करना होता है तो आपको वो खुद वीआरएस की स्कीम देते हैं कि मतलब बिना किसी ले ऑफ के, कि मतलब खुद आप ना निकालें और वो खुद लोग जाकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाए। तो ये चीज़ प्रोवाइड की जाती है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर। अब इसके अंदर चैलेंजेस हमारे क्या क्या आते हैं कि सूटेबल कैंडिडेट ढूंढना वीआरएस के लिए, अट्रैक्टिव कंपनसेशन पैकेज बनाना, और की टैलेंट हमारा ना जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, और फ्यूचर मैन पावर नीड्स को प्लान करना, और जो भी हमारा वीआरएस का पर्पज़ है उसको ठीक तरीके से कम्युनिकेट करना। वर्क लाइफ बैलेंस हमारा नेक्स्ट जो है आता है। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब होता है कि एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन करके रखना वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पर्सनल लाइफ के बीच के अंदर, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की चैलेंजेस क्या क्या है कि किस तरीके से लॉन्ग वर्किंग आवर और स्ट्रेस को मैनेज करना है एम्प्लॉयज़ के, उन लोगों को फ्लेक्सिबल वर्किंग ऑप्शंस प्रोवाइड करना है जैसे वर्क फ्रॉम होम वगैरह, और एम्प्लॉयज़ का बर्नआउट ना हो इस चीज़ को प्रिवेंट करना, इस चीज़ से बचना, और वेलनेस और मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम को डिज़ाइन करना, और टाइम ऑफ और लीव पॉलिसीज़ को इनकरेज करना। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।